हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एईडीओ का सीरीज जो है हम लोग चला रहे हैं इस वक्त, और एईडीओ के सीरीज में ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 4 है। क्योंकि इससे पहले भी कुछ लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस चीज को पढ़ना है सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और उसके लिए सारे पिलर्स को डिसाइड किए गए हैं। और उसी के संदर्भ में आज जो है हम लोगों का एक टॉपिक है जिसका नाम है गुप्त वंश, यानी गुप्ता पीरियड या गुप्त काल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कम्प्लीटली यह जो है लेक्चर आपको हिंदी में होगा और इसकी भाषाएं हिंदी होगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन फैक्ट्री की तरफ से ये सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारी को प्राप्त करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, सबसे पहले तो एईडीओ, जैसा कि आप सब सारे चीज को देख लिए हैं। एईडीओ गुप्त वंश हिंदी में लेक्चर होंगे, चैप्टर नंबर 3 है और क्वेश्चन फैक्ट्री के माध्यम से आप देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि जिस तरह हम लोग अभी बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, जैन धर्म पढ़ चुके हैं, उसी का अब जो है आगे ये गुप्त वंश का चैप्टर है, इसको हम लोग जो देखने जा रहे हैं। इसमें बात स्टार्ट हो रही है 3rd सेंचुरी से, यानी तीसरी शताब्दी से। यानी 3rd सेंचुरी यानी तीसरी शताब्दी में गुप्त वंश की शुरुआत होती है। दोस्तों, गुप्त वंश की शुरुआत कब होती है? तीसरी शताब्दी में गुप्त वंश की शुरुआत होती है, जिसमें माना जाता है कि इसका वास्तविक उदय मतलब हुआ कि इसकी स्थापना तो हो चुकी थी, इसकी शुरुआत तो हो चुकी थी 3rd सेंचुरी में, तीसरी शताब्दी में, लेकिन इसका जो वास्तविक उदय माना जाता है कि वास्तविक में जो ये अपना एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट किया, यानी इनका जो अपना सत्ता पूर्ण रूप से हासिल हुआ और जिसका विस्तार हुआ अच्छे ढंग से, वह हुआ था 4th सेंचुरी में। 4th सेंचुरी में दोस्तों इसका विस्तार हुआ था। मैं पहले देख लेता हूं कि आवाज आप लोगों को क्लियर जा रही है। हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों को आवाज क्लियर जा रही है। चलिए ठीक है। हाँ, तो 3rd सेंचुरी में इनका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी इनका जो है अपना शुरुआत हुआ, और जो 4th सेंचुरी में है इसका वास्तविक उदय हुआ। तो यदि सवाल बनता है कि किस शताब्दी में गुप्त वंश आया, तो आप इसको 3rd सेंचुरी के साथ जा सकते हैं, लेकिन जब वास्तविक उदय की बात की जा रही होगी तो आप 4th सेंचुरी यानी चौथी शताब्दी के बारे में जाएंगे। अब चौथी शताब्दी में जो है 319 से 320 सीई, ठीक है, 319 से 320 सीई के अंतर्गत जो है ये इसका उदय होता है दोस्तों लगभग। और इस वक्त जो थी किसानों की स्थिति कुछ सुधरी थी। किसान जो थे पहले, यानी इससे पहले ज्यादा प्रताड़ित थे, यानी इससे पहले वाली शताब्दी में, लेकिन जब गुप्त वंश की शुरुआत थी उसी के साथ साथ आपको किसानों की स्थिति भी सुधरी थी, और ये किसानों के सामान थे। जो गुप्त शासक थे वो किसानों के सामान थे, और इनका जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे इनका इस वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, और 240 से 280 सीई तक छोटे राज्यों के शासक थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त, माफ कीजिएगा, श्रीगुप्त जो है ये अपनी राजधानी कहां बनाई थी, आप इसका कमेंट बॉक्स में गूगल पे सर्च करके जवाब दीजिएगा। वैसे आपको अभी जवाब देना है, क्योंकि वीडियो जब चलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी राजधानी आपको मेंशन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि गुप्त वंश में जो प्रमुख कुछ उस वंश के राजा रजवाड़े थे उनका नाम याद रखना, सीक्वेंस से याद रखना है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं जहां कंफ्यूजन कम से कम हो। C1SC2, C1SC2, C से हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, C1 से हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, और इसका बात हम लोग करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप स्ट्रिक्स के माध्यम से चीजों को ध्यान रखने का कोशिश करेंगे तो चीजों को आप कम भूलेंगे, ठीक है। जैसे आप स्ट्रिक्स के माध्यम से
ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, आप चीजों को कम भूलेंगे। C1 से हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, और S से हो गया समुद्रगुप्त, और C2 से हो गया आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकेंड, इन दोनों ने जो भी काम किए, इसके कामों को यदि पूछा जाता है तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट था या चंद्रगुप्त सेकेंड था। यदि C1 S C2 आप कंफर्म कर लेते हैं किसी भी काम को लेकर के, जैसे आपसे पूछा जाएगा महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय भी हो सकता है, चंद्रगुप्त प्रथम भी हो सकता है, क्योंकि उपाधि धारण करना तो हर राज्य रजवाड़ों का काम था। अभी हम लोग देखेंगे कि एक एक राजा 3-3 4-4 उपाधि धारण करते थे। उपाधि धारण करने से उनका जो पर्सनैलिटी था उस पर इफेक्ट पड़ता था। जैसे यदि कोई महाराजा धीराज, कविराज, परम भागवत, इन सब चीजों की उपाधि जो कोई धारण करता था तो उस समय में उनको इसका बेनिफिट मिलता था, और एक सुनने के लिए लोगों को होता था कि ये इस तरह के लोग हैं। आज के डेट में भी यदि आपके पास IAS, IPS या SDM या DSP या कोई भी बड़ा पद मिल जाए तो आप समझते हैं कि हाँ मेरे पास पद भी, और पद के साथ साथ मुझे काम भी करना। उसी प्रकार पहले उपाधि होती थी। उपाधि यदि आपके पास धारण है तो उस उपाधि के साथ साथ आपको ऐसा लगता था कि इस उपाधि के लायक यदि हम हैं तो हमको काम भी करना है। ब्रिटिश सोसाइटी में भी उपाधि की बहुत सारी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे उस समय भी राजा रजवाड़ा को टाइटल्स मिलता था, जो बाद में टाइटल एक्ट के तहत जो है इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, जैसे राव साहब एक प्रकार का टाइटल था जो ब्रिटिश के जमाने में दिया जाता था। खां एक प्रकार का टाइटल था। आज भी कुछ जाति में जैसे ब्राह्मणों में खां का उपयोग किया जाता है, लेकिन पहले ये खां एक प्रकार का टाइटल हुआ करता था। ठीक है, और बहुत सारा टाइटल है उसी प्रकार। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह उपाधि धारण किए थे किसकी, महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले जो शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, ये विवाह किए थे कुमार देवी से। कुमार देवी कौन थी, लच्छवी की राजकुमारी थी। लक्ष्मी हम लोग अभी 16 महाजनपद पढ़े हैं, और 16 महाजनपद में लच्छवी जो था एक एरिया था, और उस एरिया की जो राजकुमारी थी लच्छवी गणराज्य की राजधानी क्या थी, आप इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और लच्छवी की जो राजकुमारी थी उससे इनका विवाह हुआ था, उनका नाम था कुमार देवी। ठीक है, उनका नाम था कुमार देवी। ठीक है, और बहुत सारा टाइटल है उसी प्रकार। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह उपाधि धारण किए थे किसकी, महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले जो शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, ये विवाह किए थे कुमार देवी से। कुमार देवी कौन थी, लच्छवी की राजकुमारी थी। लक्ष्मी हम लोग अभी 16 महाजनपद पढ़े हैं, और 16 महाजनपद में लच्छवी जो था एक एरिया था, और उस एरिया की जो राजकुमारी थी लच्छवी गणराज्य की राजधानी क्या थी, आप इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और लच्छवी की जो राजकुमारी थी उससे इनका विवाह हुआ था, उनका नाम था कुमार देवी। ठीक है, उनका नाम था कुमार देवी। इस संवत की शुरुआत होती है। गुप्त संवत की शुरुआत कब होती है, 319 से 320। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो जानकारी की चीजें थी, जो पूछा जाने वाला सवाल था वहीं से आता था। इसके बाद हम लोग जस्ट समुद्रगुप्त पे आते हैं, C1 S C2। ठीक है, अब हम लोग समुद्रगुप्त पे आते हैं। ये हो गए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, यानी आप बार बार क्वेश्चन में, रिपीटेड क्वेश्चन में आप इस बात को देखे होंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, भूलने वाला चीज नहीं है। 25-30 बार पूछ चुका है, और 200-300 बार और पूछने की संभावना है, क्योंकि इन लोगों के पास प्रश्न तो है ही नहीं। उसके बाद यह कुछ टाइटल्स को लिए थे। उस टाइटल का नाम है, जो इनकी उपाधि थी, अश्वमेघकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और कविराज। अब सोच लीजिए, वो कवि में भी ऐसे कवि होंगे जो कवि का एक नाम होगा, इसलिए वो अपने आप को उपाधि धारण करवा लिए कविराज। यानी सभी कवि का जो है राजा है, ये अपने आप को मानते थे, इसीलिए इनका जो है टाइटल इनको मिला, कविराज का टाइटल मिला। अश्वमेघकर्ता ऑब्वियस सी बात है, जब आप कुछ करवाए होंगे तभी आपको अश्वमेघकर्ता की टाइटल मिली है। अश्वमेघकर्ता यानी अश्वमेध यज्ञ आप बहुत
बड़े पैमाने पे करवाए होंगे, एक ऐसे पैमाने पे करवाए होंगे कि आप जैसा अश्वमेध करवाने वाला कोई उस वक्त का था ही नहीं। इसीलिए अश्वमेधकर्ता का भी इनको टाइटल मिला था। विक्रमांक, परम भागवत और कविराज, ये 4 टाइटल आपको इसमें ध्यान रखना है, ये सवाल पूछे जाते हैं। और भारत का नेपोलियन कहा जाता है इनको, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद यह सारी जानकारी जो मिलती है, ये कहां से मिलती है? ये सारी जानकारी मिलती है इलाहाबाद प्रशस्ति से। इलाहाबाद प्रशस्ति यानी इंस्क्रिप्शंस जो है, आपको इलाहाबाद का जो पिलर है, पिलर पहले क्या होता था, जैसे पिलर है, इस पिलर पे सारा चीज मेंशन किया हुआ रहता था, लिखा हुआ होता था कि क्या क्या है, उसी को इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति से इस बात की सारी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जो है, उनके शासन काल में या उनके से जुड़ी हुई सारी जानकारी इसी इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलती है। उसके बाद इसके लेखक जो थे हरिसेन थे। हरिसेन दरबारी कवि भी थे और हरिसेन जो थे लेखक भी थे। आपको सवाल पूछा जाता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त का नाम दे दिया जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको C1 C2 से कोड रखना है। S में जो है C1 के बाद आएगा S, और S से आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त के समय में ही जो थे हरिसेन उनके दरबारी कवि थे। अब दरबारी कवि हरिसेन के बारे में ही क्यों याद रखना है? क्योंकि साहब भी एक दरबारी कवि थे, साहब भी एक दरबारी कवि थे, वीरसेन भी एक दरबारी कवि थे। तो अब किसके टाइम में कौन थे, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल तो भर भर के इन्हीं लोगों से पूछा जाता है। इनके कुछ लेखक, इनके कुछ पुस्तक, इनके कोई कुछ कवि, इनसे ही सवाल पूछा जाता है। तो इसीलिए हमको हरिसेन के बारे में जानकारी रखना है कि समुद्रगुप्त के जो थे दरबारी कवि और लेखक जो थे कौन थे, हरिसेन थे। अभियानों के प्रकार, यह वास्तविक में 4 अभियान के प्रकार को किए थे, जिनको लेकर के ये बहुत सारे उपाधि को धारण किए थे, जैसे आर्यावर्त अभियान, दक्षिण पथ अभियान और वनांचल अभियान। इन सब अभियान को करने के बाद जब इनको विजय मिली तो बहुत सारे ये जो है टाइटल्स को उसके बाद अपने ऊपर मेंशन किए, ठीक है, अपने ऊपर लागू किए सारे वो। उसके बाद शासन की नीति, दिग्विजय शासन की नीति थी इनकी। उसके बाद स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक व कलात्मक, यानी सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछा जाए कि सोने का मुद्रा कौन जारी किया, तो सबसे ज्यादा सोने का मुद्रा जो है गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा भी कौन किया, तो वो गुप्त वंश के ही शासक किए। सबसे पहला कौन किया, तांबे का सिक्का का कौन खोज किया। इसी प्रकार सवाल बनता है हर चीज से, तो आपको एक एक सवाल पे ध्यान रखना है कि तांबे का, शीशे का, जैसे शीशे का खोज पूछा जाएगा तो उसमें 57 हो जाएगा। उसी प्रकार जब स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक की बात की जाएगी तो आपको समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विशेषता, इसका विशेषता था कि वीणा वादन करते हुए रूप में मुद्रा को दिखाया है। ये वीणा बजाते थे और वीणा वादन करते हुए ये सिक्का पे अपने आप को डिनोट्स किए, ठीक है। उसके बाद प्रशंसित राजनय, ठीक है, जो समर्पण, मैत्री और प्रश्रय नीति से संबंधित था, ठीक है। चलिए, इस फैक्ट से ज्यादा फैक्ट्स में इसमें दम है और इस फैक्ट को याद रखने की जरूरत है। ये सवाल बीपीएससी पूछ चुकी है 2024 के 70वीं बीपीएससी पीटी के परीक्षा में, कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध मंदिर निर्माण की अनुमति ली थी। तो सवाल यह पूछा था कि किस राजा से बोध गया में बौद्ध मंदिर निर्माण हेतु श्रीलंका के राजाओं ने अनुमति ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त से, ठीक है। समुद्रगुप्त से जो है आपको बोध गया में जो मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा वो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अनुमति ली थी, ठीक है। इतना फैक्ट हम लोगों को समुद्रगुप्त के बारे में जानना जरूरी है और इस फैक्ट से ही सवाल आएंगे और इस फैक्ट को क्लियर आप कर लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट करना है तो ले लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको क्वेश्चन फैक्ट्री के टेलीग्राम चैनल पे दे ही दिया जाएगा। और यदि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं, जैसे कि C1 C2 वाले कोर्स को लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, या ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं C1S C2 और इसका ये 3 नंबर जो है C2 का पार्ट है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य भी बोला जाता था। विक्रमादित्य की जो उपाधि थी इन्होंने धारण की थी और सबसे पहले वाले जो थे महाराजा धीराज, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो थे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए उपाधि में कोड कर दिया गया है। ठीक है, और इनका उपाधि था विक्रमादित्य और इनकी राजधानी जो थी उज्जैन थी। इनकी राजधानी कहां थी? उज्जैन थी। उज्जैन इनकी राजधानी थी और शक का आक्रमण हुआ उस पे, यह विजय प्राप्त किए थे। शक जो थे शक वंश थे और शक वंश के जो आक्रमण हुआ था उसी आक्रमण में विजय प्राप्ति हुआ था इनको और उसी जो है शक का जो विजय हुआ था उसी शक विजय में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही शक पे विजय प्राप्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण काल, इनके समय का जो कुछ स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ दैट टाइम। गोल्डन पीरियड ऑफ दैट टाइम मतलब उस समय का जो स्वर्ण काल था, उस समय जो कोई भी चीज अपना चरमोत्सव पे था, उस समय कोई भी चीज अपने एक पीक पोजिशंस पे था, तो वो है कला। कला के क्षेत्र में जो है इनका स्वर्ण काल था। साहित्य के क्षेत्र में इनको स्वर्ण काल माना जाता है और विज्ञान का विकास के क्षेत्र में इनको स्वर्ण काल बताया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी स्वर्ण काल इसीलिए भी था क्योंकि 8 से 9 जो कुछ स्पेशल आदमी थे वो इसी समय में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। जैसे वराहमिहिर, आप उनका नाम सुने होंगे, वराहमिहिर। उसके बाद आर्यभट्ट का भी नाम आप सुने होंगे। ये सारे विद्वान जो थे इन्हीं के राज दरबार में रहा करते थे। अभी हम लोग देखेंगे उस 9 विद्वान को, माफ कीजिएगा मेरे मुंह से 8 निकल जा रहा है, लेकिन 9 विद्वान थे। 9 विद्वान थे और उन 9 विद्वान में अपनी एक अलग ही प्रतिभा थी और उन प्रतिभाओं को हम लोग अब देखेंगे कि कुछ कुछ जो थे विद्वान वो इन्हीं के दरबार में थे, उनका नाम हम लोग देखेंगे। तो फाहियान, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फाहियान जो चीन का यात्री था जो फुगो की किताब लिखा था, इसके किताब को मेंशन यहाँ पे नहीं किया हुआ, फुगो की, और इसी किताब में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया था पूरे भारत में। पूरे मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया था पूरे भारत में। फाहियान इसी के समय पे आया था और उसी का एक किताब है जिसका नाम है फुगो की। आप इस पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए दोस्तों, और यह भी नोट कर लीजिए कि इसी बुक में इस बात का भी जिक्र किया हुआ है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो बहुत सुखी है और फुगो की किताब में ही बहुत सारे चीजों का जो है लेखा जोखा लिखा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग ये चीन का यात्री था, चीन से आया था और पूरा जो है भारत घूमा और भारत में यह जो है इसके दरबार में आया और इसके दरबार में बहुत सारी चीजों को लिखा, मेंशन किया, पढ़ा और सारी जानकारी को इकट्ठा करके बहुत सारे पुस्तक को लिखा और उस पुस्तक में एक फेमस पुस्तक यही था फुगो की। ठीक है, और उसके बाद राजकवि, देखिए इसके भी दरबार में राजकवि थे, जैसा कि हम पहले बोल चुके कि हरिसेन साब, उसके बाद अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कालिदास इन्हीं के दरबार में रहा करते थे और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख कवि थे। ठीक है, द्वितीय के प्रमुख कवि थे और उनके शासन काल में जो है सांस्कृतिक स्वर्ण काल माना जाता है। संस्कृति का स्वर्ण काल इन्हीं के शासन काल में माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का सांस्कृतिक स्वर्ण काल माना जाता है इनके समय में। देखिए दोस्तों, अब हम लोग उन 9 विद्वान के जो है नाम हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कालिदास, वराहमिहिर, खगोलीय वैज्ञानिक थे वराहमिहिर, उस समय के बहुत बड़े खगोलीय वैज्ञानिक थे। शंकु, वररुचि, कवलिया माला, उसके बाद अमर सिंह, धर्वंतरी, घटकपर, बैताल भट्ट। ठीक है, कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर, धनवंतरी, शंकु, घटकपर, वररुचि, बैताल भट्ट और
कुवलय माला, कुवलय माला के लेखक बता रहा था धनपक। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है क्लियर? अब ये देखिए, ये कालिदास तो बहुत बड़े लेखक थे, इसके बारे में थोड़ा सा पता ही होगा आपको कि कालिदास एक लेखक थे। और उसी प्रकार वराहमिहिर जो थे ये बहुत बड़े खगोलीय वैज्ञानिक थे। खगोलीय का इनको एक अच्छा लेवल पे ज्ञान था। धनवंतरी, घटकपर, वररुचि, अमर सिंह, ये सब एक बहुत बड़े नाम थे उस समय के। ठीक है, धनवंतरी, धनवंतरी को चिकित्सा के क्षेत्र में माना जाता है। सॉरी, एक सेकेंड। चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंतरी को बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद दिख रहा है क्लियर? उसके बाद शंकु है, वररुचि है, बेताल भट्ट, घटकपर। तो इन सब के 9 जो है ये विद्वान के नाम आपको याद रखने जरूरी है। क्यों? क्योंकि सवाल जो है इनसे पूछा जाता है कि बेताल भट्ट किस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, या घटकपर पूछ दिया जाएगा, या खगोलीय वैज्ञानिक आपको इनके बारे में, वराहमिहिर के बारे में पूछ दिया जाएगा। वराहमिहिर का संबंध किस चीज से संबंधित था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वीरसेन, वीरसेन गुप्त काल के महत्वपूर्ण विद्वान और गणित खगोलीय विज्ञान के ज्ञाता थे। ठीक है, यह भी एक खगोलीय विज्ञान से संबंध रखते थे जिनका नाम है वीरसेन। अब वीरसेन एक दरबारी कवि भी थे। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि वीरसेन एक दरबारी कवि भी थे और यह एक प्रकार के खगोलीय वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, लेकिन मेन खगोलीय वैज्ञानिक इनको माना जाता है। इनका संबंध विशेष रूप से खगोल विज्ञान और ज्योतिष गणना से बताया जाता है। इनका भी संबंध जो है वीरसेन का खगोल विज्ञान और ज्योतिष से बताया जाता है। उसके बाद वीरसेन ने ग्रंथ बृहस्पति सिद्धांत, जुपिटर थ्योरी के भागों का अध्ययन उल्लेख किया था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जुपिटर थ्योरी यानी बृहस्पति सिद्धांत जो है वीरसेन के ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद धर्म, ज्योति तथा खगोल संबंधित शास्त्रों में पारंगत विद्वान थे। गुप्त साम्राज्य की संस्कृति श्रेष्ठता में इनका योगदान माना जाता है। ठीक है, वही सब लिखा हुआ है जो हम लोग डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं समुद्रगुप्त का पोता और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, का पुत्र, चंद्रगुप्त का बेटा, वो उपाधि धारण किया था महेंद्रदित्य का। महेंद्रदित्य का इसका शासन काल था 1414 से 455। ठीक है, उसके बाद प्रमुख कार्य था नालंदा, इसका नाम था कुमारगुप्त। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसका नाम था कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टमक कर लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की थी। और गुप्त साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी, यानी स्टेबिलिटी जो था, स्टेबिलिटी किसके टाइम पे था? आवाज जा रहा है क्लियर? हाँ बिल्कुल जा रहा है। हाँ ठीक है, चलिए। स्टेबिलिटी मेंटेन कौन किया था? यही कुमारगुप्त जो है इसको स्टेबिलिटी मेंटेन किया था। उस समय में जो स्थिरता थी वो बनाई रखी थी, यानी वो ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। सबसे ज्यादा ही आपको यह देख करके पता चल रहा हो कि यह आदमी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। जो आदमी किसी शिक्षा से संबंध रखता है ज्यादातर मात्रों में, तो उसका जो है दिमाग और सोचने की क्षमता वह शिक्षा पे ज्यादा फोकस करने योग्य हो जाती है। यानी वो लड़ाई झगड़ा, विस्तार की नीति या किसी का छीन लेने वाला नीति, इस तरह की नीति को आपको नहीं देखने को मिलेगा उस चीज।
तो जब यह आप देख लीजिए कि नालंदा जैसी चीजों की स्थापना यह व्यक्ति कर रहा है तो यह ऑटोमेटिक स्थिर होगा। तो आप इस बात से ध्यान में रखने का कोशिश कीजिएगा कि गुप्त वंश में अस्थिरता जो लाया था, जो अस्थिरता अपने साम्राज्य के लिए बनाया था, वो राजा कौन था? तो वो राजा कुमारगुप्त था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, अब देख लीजिए, व्यापार व कृषि में उन्नति हुआ था उस समय में। उसके बाद सिक्का प्रणाली और प्रशासन को मजबूत किया था। ठीक है, सिक्का प्रणाली को और प्रशासन को मजबूत किया था। अब सिक्के में जो कुछ कुछ चीजें है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट कुछ ज्यादा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया। हाँ, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट रह गया, ये देखिए, हुनों का आक्रमण। हुनों का आक्रमण जो है दोस्तों, ये प्रारंभिक दबाव इसी वक्त महसूस किया गया था। हुनों का आक्रमण और प्रारंभिक दबाव जो है इसी वक्त महसूस किया गया। तो उसके बाद इसका बेटा आता है, उसका नाम है स्कंदगुप्त। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्कंदगुप्त के बारे में आप जानते होंगे थोड़ा सा भी, तो आपको यह पता होगा कि इससे भी जो है क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं स्कंदगुप्त से संबंधित। स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का पुत्र था, यानी बेटा था कुमारगुप्त का। और प्रमुख अभिलेख जो है इसका इंस्क्रिप्शन, उस इंस्क्रिप्शन का नाम है भित्री। भित्री स्तंभ लेख, ये क्या हो गया? हाँ, भित्री, भित्री स्तंभ, ये लिखा हुआ, ये देखिए, भित्री स्तंभ लेख, भित्री पिलर्स इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, और जूनागढ़ शिलालेख इसका इंस्क्रिप्शन था, यह इससे संबंधित है। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस भी जो है इसी चीज से संबंधित है। और गौर पर्वत यानी प्रदर्शन हिल का उल्लेख है इसी अभिलेख में। ठीक है, पूछा जाता है जूनागढ़ का शिलालेख किस चीज से संबंध रखता है, किस राजा से संबंध रखता है, तो उसका नाम होगा स्कंदगुप्त। अब जूनागढ़ शिलालेख में कुछ चीजों का जो है मेंशन किया हुआ है, उसमें जो है कुछ मेंशन किया गया है, जैसे कि आपको प्रणदत्त के बारे में लिखा हुआ होगा। प्रणदत्त, ये देखिए प्रणदत्त, ये प्रणदत्त जो है सौराष्ट्र का गवर्नर था। यह प्रणदत्त जो है सौराष्ट्र का गवर्नर था, और प्रणदत्त ही लेखक भी था एक प्रकार का। प्रणदत्त एक प्रकार का लेखक था, और प्रणदत्त जो है सौराष्ट्र का उस समय में गवर्नर था। इस बात का उल्लेख जूनागढ़ शिलालेख में लिखा हुआ है। यह जानकारी जूनागढ़ शिलालेख में दर्ज है। इसमें सौराष्ट्र प्रशासन, सौराष्ट्र में जो प्रशासन हुआ करता था, यानी उस समय के राष्ट्र को बोला जाता था सौराष्ट्र। ठीक है, उस समय के राष्ट्र को यानी नेशंस को बोला जाता था सौराष्ट्र। जैसे आज हम लोग भारत बोल रहे हैं ना, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, तो भारत के उस समय के सौराष्ट्र, ये राष्ट्र को बोला जाता था सौराष्ट्र। ठीक है, तो उस सौराष्ट्र के प्रशासन, नहर निर्माण, जल सिंचाई आदि का वर्णन इसी इंस्क्रिप्शन में मिलता था, जिसका नाम है जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ज्यादा जानकारी है लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब देख लीजिए, कुछ विशेषताएं थी, जैसे हर चीज की अपनी एक विशेषता होती है, तो उसी प्रकार गुप्त वंश की भी कुछ विशेषताएं थी। इसकी कुछ विशेषताएं, प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह स्वर्ण मुद्राएं हैं। स्वर्ण मुद्राएं अत्यधिक विकसित थी उस समय की। कला के क्षेत्र में यह अजंता और धामरन का कला शैली प्रसिद्ध था कला के क्षेत्र में। और विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और आर्यभट्ट विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। गणित में शून्य उसी समय आया, दशमलव उसी समय आया, पाई का मान भी उसी समय में आया था। साहित्य के क्षेत्र में संस्कृति का स्वर्णकाल बोला जाता है, संस्कृति का स्वर्णकाल बोला जाता है। प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीकृत और सामंतवादी तत्व इसमें इन्वॉल्व थे। केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड, यानी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत था, स्थानीय प्रशासन। ठीक है, उसके बाद धर्म, वैष्णव धर्म का प्रभाव था, परंतु सहिष्णुता था इसमें। वैष्णव धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा था, ये इनकी विशेषताएं थी। अब देख लीजिए, जब इनका उदय हुआ तो इनकी अपनी एक विशेषताएं थी जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई। और उसी प्रकार जब किसी डायनेस्टी का या किसी साम्राज्य का
पतन होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं, तो इस पतन के कारण को समझिए। हुनों का आक्रमण, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि हुनों का आक्रमण जो है वो हुआ था, किसके समय पे हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, और हुनों का आक्रमण हुआ था, यही पतन का कारण बना। और प्रशासनिक कमजोरी, यदि किसी का एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो जाए तो वह प्रशासनिक कमजोरी की वजह से भी ध्वस्त हो जाता है। उसी प्रकार प्रशासनिक कमजोरी भी इसका एक कारण रहा। उसके बाद सामंतों की शक्ति बढ़ना, सामंत यानी किसी पावर्स का यदि पावर बढ़ जाए तो उसका डाउनफॉल का समय आने लगता है। उसी प्रकार सामंतों की शक्ति जो है बढ़ने लगी थी उस समय में। और आर्थिक कमजोरी, फाइनेंशियल इनएस्टेबिलिटी, यानी यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तो कोई भी वर्चस्वी लोग आपको दबा सकता है आसानी से, ठीक है। उसी प्रकार ये 4 कारण थे जिन कारणों की वजह से इनका पतन हो जाता है। और इनका अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका अंतिम शासक था, श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे, विष्णुगुप्त इसका अंतिम शासक था। तो चलिए इसी के साथ ये जो लेक्चर है आगे देखते हैं आप इसके इसमें पीडीएफ में और क्या क्या है। चलिए देखिए बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई जो क्वेश्चंस है वो कैसे कैसे पूछा है। तो 2019 में 65 बीपीएससी में सवाल पूछा गया, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? तो ऑप्शन है सुश्रुत, शूद्रक, सौमिल, शौनक। अब कंफ्यूजन करने वाला तो ये तो एक लेखक थे जो माटी का खिलौना लिखे थे, शूद्रक। सौमिल्य और शौनक के बारे में यदि आप जानते हैं तो आप बता दीजिए। सुश्रुत के बारे में मुझे पता है कि मेडिसिन के क्षेत्र में इनका जो है नाम मेंशन है, लेकिन बीपीएससी का तो आप जानते हैं, आपको जो पता है वो चीज बीपीएससी को पता नहीं है, वो अपने हिसाब से बताता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर ई डाल दिया है। हालांकि मेरी जानकारी के हिसाब से सुश्रुत जो है इनका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी भी माना जाता है सुश्रुत को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये बीपीएससी 2025 में पूछा गया 71st बीपीएससी का पेपर है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे संज्ञान में जहां तक बात है 2014 माना जाता है इसका आंसर, ठीक है। हालांकि बीपीएससी को देने का मन है तो वो 2008 भी दे दे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन 2014 इसका आंसर माना जाता है। हालांकि बीपीएससी में ये सवाल जो आया है तो इसका अभी तक वो नहीं आया आंसर की, हालांकि मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो यहाँ पे नहीं बात किया जा रहा है, नहीं और हाँ में तो बहुत ध्यान रखना होता है। तो नागार्जुन का तो नाम हो सकता है। कौटिल्य, अरे भाई कौटिल्य कहाँ से? कौटिल्य तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, जिनको कौटिल्य बोला जाता है, विष्णुगुप्त बोला जाता है, या उनके समय का ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कौटिल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। उसके बाद गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व की दर थी 1/4 नहीं था, उपज का 1/6 था, ठीक है। उपज का 8वां नहीं था, उपज का आधा भाग 1/5 भी नहीं था, 1/6। इसीलिए जो था गुप्ता के टाइम में किसानों की स्थिति सुधरी थी, क्योंकि उपज का जो है 1/6 एरिया पे ही टैक्स वसूलते थे ये लोग, उपज का 6ठा भाग। ये रहा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व 1/6, यानी गुप्ता के टाइम पे बीपीएससी 1995 में पूछा था, 40वां बीपीएससी में। चलिए चीनी यात्री शुयुंग ने भारत की यात्रा की थी। शुयुंग भारत की यात्रा 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी में की थी। 2016 60 और 62वीं बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अब इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक, ठीक है। बीपीएससी 66 बीपीएससी 2020।
ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं जो गुप्त वंश से संबंधित है। हर्षचरित नाम की पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित बाणभट्ट। कहाँ था बाणभट्ट, याद कीजिए, कहीं पढ़े थे हम लोग बाणभट्ट को? बाणभट्ट, हरिसेब का साहब। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के समय में हैंसेंग किए थे। ठीक है, 15 बीपीएससी 56 से 59। हैंसेंग की भारत की यात्रा में के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन सा नगर था? मथुरा, सूती के लिए प्रसिद्ध था। और इसी के साथ दोस्तों लेक्चर जो है समाप्त होता है। आप देख रहे थे क्वेश्चन फैक्ट्री के जरिए सारे वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।